सो डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन। राइट, हमारी डिजीज कंडीशन जो है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन में दो कंडीशंस बन सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन और लार्ज इंटेस्टाइन परफोरेशन। सीधी सी कंडीशन है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से वहां पे छोटा सा होल बन जाए, इंटेस्टाइन की दीवालों में होल बन जाए। राइट, इंटेस्टाइन की दीवालों में होल बन जाए, इंटेस्टाइन की दीवार में परफोरेशन बन जाए और इंटेस्टाइनल जो भी कंटेंट है उस कंटेंट का पेरिटोनियल कैविटी में या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लीक हो जाना, ये इसका कॉम्प्लिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक रहता है। इसको अपन डायग्राम से देखेंगे। सपोज ये इसोफेगस है और ये स्टमक है, और स्टमक से यहाँ पे ये आगे हम ले लेते हैं डिओडिनम हो गया, और डिओडिनम को हम समझने के लिए थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके अपन एब्डोमिनल कैविटी के साथ यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं क्या एबनॉर्मलिटीज़ इसमें आ रही है। सपोज ये स्टमक है, डिओडिनम है, और डिओडिनम में कहीं किसी कारणवश होल बन जाता है, किसी भी कारणवश होल बन जाता है। ये जो होल बना है, ये होल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, ये होल ट्रॉमेटिक इंजुरी से हो सकता है, ठीक है, रेडिएशन से हो सकता है, रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से हो सकता है, कैंसर के कारण से ये होल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये होल जो है वो ये जो होल है वो क्रोहन्स डिजीज के कारण से हो सकता है। इन दीवालों के अंदर इस्चीमिया होने के कारण से भी ये होल हो सकता है। तो इन सब कारण को अपन इटियोलॉजी में अच्छा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी कारण से यदि होल फॉर्मेशन होता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो वही पर्टिकुलर कंडीशन क्या कही जाएगी? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। परफोरेशन मीन्स होल फॉर्मेशन। राइट, परफोरेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द होल। अब इंटेस्टाइन यदि होल्ड हो जाती है, ठीक है, इंटेस्टाइन के होल्ड हो जाने के कारण से ये होल हो जाएगी या इसमें छेद बन जाएगा, तो यहाँ का भी जो फूड कंटेंट है वो यहाँ से पेरिटोनियल कैविटी में या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड लीक हो सकता है और होता भी है। राइट, दूसरी चीज क्या होगी कि यहाँ के जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट भी यहाँ पे लीक हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, बहुत सारे फ्लोरा रहते हैं, और ये फ्लोरा तीन नेचर के रहते हैं। पहले फ्लोरा वो होते हैं जो अंदर बिल्कुल पड़े रहते हैं, वो न कोई नुकसान पहुंचाते हैं न कोई फायदा देते हैं। दूसरे टाइप के वो रहते हैं जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरे तरह के फ्लोरा और बैक्टीरिया पैथोजेंस ऐसे रहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते हैं जो बेनिफिट देते हैं। राइट, तो तीनों तरह के होते हैं, ऐसे होते हैं जो बेनिफिट देने वाले होते हैं, दूसरा इन्फेक्शन करने वाले भी होते हैं, और तीसरे बिल्कुल न्यूट्रल फॉर्म में हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है, यदि इन्फेक्टेड बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर है, तो ये बैक्टीरिया डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? एब्डोमिनल कैविटी में जाएंगे, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जाएंगे, और क्या कंडीशन बना देंगे? पेरिटोनाइटिस। क्या कंडीशन बना देंगे? पेरिटोनाइटिस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सर यहाँ पे बैक्टीरिया बाहर आए और इन्होंने क्या बना दिया? पेरिटोनाइटिस बना दिया। राइट, अब आप कहोगे कि सर जो आप फूड है, फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, इन बैक्टीरिया, यदि ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के रास्ते से यदि जाते हैं, तो इंटेस्टाइन के अंदर तो ऐसे केमिकल्स रहते हैं, ऐसे सांद्र एसिड रहते हैं, ठीक है, एसिड मीडियम लेवल रहता है इसके अंदर, हाई एसिडिक मीडियम रहता है, क्योंकि वो फूड को भी डाइजेस्ट करते हैं, और दूसरा इनके अंदर जो बैक्टीरिया उनको भी ये किल करने का काम करती है पूरे इंटेस्टाइन। लेकिन यदि ये बैक्टीरिया बाहर लीक आउट हो जाते हैं, पेरिटोनियम कैविटी में आ जाते हैं, तो ये कुछ बैक्टीरिया हो सकता है किल नहीं हो, डिस्ट्रॉय नहीं हो, और ये हार्मफुल बैक्टीरिया यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और फूड और वाटर के भी यहाँ पे लीक होने से, प्रेशर बढ़ने से इन जो पेरिटोनियम कैविटी है उसके अंदर एबनॉर्मल चेंजेस आएंगे। वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, जो आउट पाउचनिंग है, राइट, ये पेरिटोनियम की जो पाउचनिंग है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। राइट, तो यही कंडीशन क्या बना देती है?
पेरिटोनाइटिस बना देती है। लेकिन इस स्टोरी में यहाँ पेरिटोनाइटिस में पहुंचने से पहले बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन हो गया। तो ये परफोरेशन पेशेंट को पहले पेन का नेचर दे सकता है, राइट। दूसरा, टच करने पर टेंडरनेस वगैरह हो सकती है। तीसरा ये कि इसके अंदर डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर हैं। पर्सन को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन चीज़ों को अपन यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में हमको क्या क्या लिखना है। तो सीधा सा हमको इंट्रोडक्शन में यही बता देना है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन जो है वो एक तरह से क्या है, परफोरेशन इन या होल फॉर्मेशन इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर होल फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। ये इंटेस्टाइन कोई भी हो सकती है, डिओडिनम के अंदर भी होल फॉर्मेशन हो सकता है, जेजुएनम के अंदर भी हो सकता है, इलियम के अंदर भी हो सकता है, राइट। तीनों पार्ट्स में कहीं पर भी ये होल बन सकता है। और यहाँ का बैक्टीरियल और फ्लूइड रिलेटेड या इंटेस्टाइनल जो भी कंटेंट है, इस कंटेंट का लीक आउट इन द पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर लीक आउट होने के कारण से पेरिटोनियल इन्फ्लामेशन हो जाएगा और उस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन कहते हैं पेरिटोनाइटिस, राइट। तो यहाँ पर पेरिटोनाइटिस से संबंधित भी इंट्रोडक्शन हमने देख लिया और इंटेस्टाइनल परफोरेशन को भी समझ लिया। तो अब हम इसमें नोट्स कैसे लिखेंगे। तो नोट्स आपको लिखने हैं, मैं डिक्टेट करूंगा, आपको नोट्स लिखने हैं, क्योंकि आप नोट्स समझने के साथ में नोट्स लिखेंगे तो आप अच्छे से इसको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे और अच्छे से आप इसको क्या कर सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे, क्या क्या पॉइंट्स इसमें जोड़ने हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमको इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है कि स्मॉल बाउल परफोरेशन इज, ठीक है, आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। स्मॉल बाउल परफोरेशन इज, फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल बाउल परफोरेशन या स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन इज, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन इज अ सीरियस कंडीशन, सीरियस कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है कि इसके अंदर कोई मेडिसिन देने से इंटेस्टाइन वापस रीहील नहीं होती है। कोई ऐसा नहीं है कि आप पैरासीटामोल दे दो या आइब्रूप्रोफेन दे दो, ठीक है, तो मसल एंटीबायोटिक कोई दे दो, ऑटोमेटिक इंटेस्टाइन अंदर हील हो जाएगी। बहुत कम चांस रहते हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। इसीलिए ये डायरेक्टली क्या मांगती है, सर्जरी मांगती है, सीधा पेशेंट को डायरेक्ट ओटी के अंदर इन्वाइट कर लेती है ये बीमारी। तो इसलिए आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि small intestine perforation is a serious condition, right, is a serious condition in which a hole in the duodenum, a hole in the duodenum, comma, जेजुएनम, a hole in the duodenum, comma, जेजुएनम, और इलियम, hole in the duodenum, comma, जेजुएनम और इलियम, राइट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि 3 पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, ये तीनों क्या है, 3 पार्ट्स ऑफ द इंटेस्टाइन, राइट, 3 पार्ट्स ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है, तीनों पार्ट, डिओडिनम, जेजुएनम और इलियम, ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पे आपने, राइट। इसके बाद allow the intestine contents to leak out into the abdominal cavity। क्या लिखेंगे, to leak out in the abdominal cavity, फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकेंड पॉइंट, टू लीक आउट इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये आपने लिख लिया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे बैक्टीरिया फ्रॉम विदिन द इंटेस्टाइन, राइट। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया फ्रॉम विदिन द इंटेस्टाइन, बैक्टीरिया फ्रॉम विदिन द इंटेस्टाइन
bacteria from within the intestine can cause peritonitis, can cause peritonitis, peritonitis can cause peritonitis or inflammation, right, or inflammation within the abdominal cavity, within inflammation within the abdominal कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन भी ये कर सकता है विद इन द एब्डोमिनल कैविटी, फुल स्टॉप। द पेशेंट कैन डेवलप, लिखिए कंटिन्यूअसली इसी में लिखना है, द पेशेंट कैन डेवलप सेप्सिस एंड पॉसिबली डाई, द पेशेंट कैन डेवलप सेप्सिस, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट कैन develop sepsis and possibly die, patient can develop sepsis and possibly die, राइट, उसे पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है, इसीलिए इसे सीरियस कंडीशन कहा गया है। इंट्रोडक्शन में थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इंटेस्टाइनल परफोरेशन may be caused by intestinal perforation may be caused by infection, mechanical injury, radiational injury, etc. मैकेनिकल इंजरी, रेडिएशनल इंजरी एक्सेट्रा, और कहीं बहुत सारे कारण हैं जो कि डिटेल हम किसके अंदर लिखेंगे, इटियोलॉजी के अंदर लिखेंगे, राइट। तो आई होप कि आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ गए हैं और आपको इंट्रोडक्शन को लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, राइट, स्पेलिंग्स वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। आगे बढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ स्मॉल बॉवल परफोरेशन। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है इटियोलॉजी, राइट, और इटियोलॉजी के अंदर फर्स्ट पॉइंट, इटियोलॉजी में हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि ड्यूओडिनल अल्सर जो है वो मोस्ट कॉमन कारण है इंटेस्टाइनल परफोरेशन का, राइट। तो ड्यूओडिनल अल्सर इज मोस्ट कॉमन cause, duodenal ulcer is most common cause of intestinal perforation। duodenal ulcer क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की जो दीवारों में यदि अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है तो ये अल्सर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उस एरिया की जो लेयर है जहाँ पे जो अल्सर है वो दीवार के आर पार पूरा होल बना देगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ड्यूओडिनल अल्सर। सेकंड लिखेंगे, सेकंड पॉइंट इसी के अंदर, एटियोलॉजी के अंदर सेकंड पॉइंट, राइट, ए पॉइंट लिख दिया हमने। बी पॉइंट लिखेंगे कि परफोरेशन दैट अकर्स ड्यूरिंग एंडोस्कोपी, ठीक है, परफोरेशन, सेकंड पॉइंट लिखेंगे परफोरेशन दैट अकर्स ड्यूरिंग एंडोस्कोपी, राइट, परफोरेशन दैट अकर्स ड्यूरिंग एंडोस्कोपी, राइट। एंडोस्कोपी के दौरान भी परफोरेशन हो जाता है। एंडोस्कोपी क्या है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपके इंटेस्टाइन के अंदर इंसर्ट की जाती है। और क्यों इंसर्ट की जाती है, इंटेस्टाइन के इंटरनल एबनॉर्मलिटीज और डिजीज को स्टडी करने के लिए। तो वो जो फ्लेक्सिबल ट्यूब इंटेस्टाइन के अंदर इंसर्ट, ओरल कैविटी से जो फ्लेक्सिबल ट्यूब इंटेस्टाइन में इंसर्ट की जाती है वहाँ जांच करने के लिए, उसी को अपन एंडोस्कोपी कहते हैं। पिछली बार अपन एंडोस्कोपी पढ़ चुके हैं। और उस एंडोस्कोपी के इंटरनल ट्रॉमा होने के कारण से वहाँ की इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो सकता है।
राइट। आगे बढ़ेंगे कि थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, तो थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे, राइट, सेकेंड पॉइंट आपने क्या लिखा, परफोरेशन दैट अकर्स ड्यू टू एंडोस्कोपी, राइट। स्पेशली ड्यूरिंग द, इसी में कंटिन्यू लिखना है, स्पेशली ड्यूरिंग procedure called ERCP, ठीक है। ERCP एक प्रोसीजर है, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के दौरान इंटेस्टाइन के अंदर होल बन जाता है, ठीक है। और ERCP विथ एंडोस्कोपिक स्प्लेनेक्टरोटोमी, राइट। एंडोस्कोपी इसमें कंटिन्यूस लिखना है। विथ ERCP का फुल फॉर्म आपको क्या करना है, होमवर्क, ठीक है। होमवर्क मतलब आपको इसका फुल फॉर्म निकालना है, राइट। और जो भी है मुझे बताना है। आगे बढ़ेंगे। ERCP एक ऐसा प्रोसीजर है, ठीक है, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, जिसके अंदर क्या होता है, स्प्लीन जो है, स्प्लीन को ओपन किया जाता है और उसके अंदर इंसिजन लगा के उसको ओपन किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सर्जरी जो है वो बाहर एब्डोमिनल वॉल पे इंसिजन नहीं लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि एंडोस्कोपी अंदर डालते हैं, ठीक है, और स्प्लीन रिलेटेड सर्जरी करने के दौरान ये इंटेस्टाइन के अंदर होल बन सकता है, जिसको अपन ERCP के नाम से जानते हैं, राइट। ERCP के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, मैं एक डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ, राइट। एक बार आप सेंटेंस को लिख लो कि परफोरेशन दैट अकर्स ड्यूरिंग द एंडोस्कोपी, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रोसीजर कॉल्ड ERCP विद द क्या लिखना है, ERCP विथ द लिखना है एंडोस्कोपिक स्प्लीनेक्टरोटोमी, राइट। एंडोस्कोपिक ERCP विथ द एंडोस्कोपिक स्प्लीनेक्टरेक्टोमी, एंडोस्कोपिक स्प्लीनेक्टरेक्टोमी, स्प्लीनेक्टरोटोमी। इसके अंदर स्प्लीन का स्प्लीनरेक्ट भी हो रहा है और टोमी भी हो रहा है। स्फिंक्टेरोटोमी, सॉरी स्प्लीनरेक्टोमी नहीं है, स्फिंक्टेरोटोमी मतलब कि स्फिंक्टर्स जो हैं उनको ओपन किया जाता है, राइट। स्फिंक्टर्स को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। अब इस स्पेशल जो ये कंडीशन है, राइट, इसको अपन डिटेल में समझ लेते हैं क्या चीज़ है ये। तो डायग्राम बना के समझ लेते हैं ताकि डाउट नहीं बचे। ये हेड है, ये नेक है, ये पेशेंट की बॉडी है, राइट, और ये इसके ब्यूटीफुल लेग है। अब ये पेशेंट का एक नोज है, राइट, और ये इसके आईज है। मतलब आप कह सकते हो कि पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन के अंदर है, राइट, सुपाइन पोजीशन के अंदर है। पेशेंट कैसा है, सुपाइन पोजीशन के अंदर है। अब सर्जरी किस तरह से की जाती है इसके अंदर, ये जो मैंने आपको बताया, कौन सी, एंडोस्कोपिक स्फिंक्टेरोटोमी। तो इसमें क्या होता है कि एंडोस्कोपी मतलब कि एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट अंदर इंजेस्ट किया जाता है, और जो आपका ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद यहाँ पे जो स्टमक है, राइट, तो इस ईसोफेगस से जो स्टमक जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर, राइट। तो ये स्फिंक्टर्स कभी कभी क्या होता है कि स्फिंक्टर्स इलास्टिसिटी लॉस हो जाने के कारण से या
इसमें और अदर फाइब्रोसिस या स्कार फॉर्मेशन होने के कारण से ये स्फिंक्टर्स क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एबनॉर्मली क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के कारण से ये फूड कंटेंट यहाँ नहीं जा पाता है, या फूड कंटेंट यहाँ पर है तो वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता है। तो उन स्फिंक्टरों को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है सर्जिकली, राइट। उन स्फिंक्टर्स को सर्जिकली ओपन किया जाता है। लेकिन सर्जरी किस तरह से की जाती है, एंडोस्कोपी इंड्यूस करके की जाती है। एंडोस्कोपी जो है वो अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है, और एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जैसे अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो इंटेस्टाइन को कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है, इसलिए वहां पे इंटेस्टाइनल परफोरेशन बन सकता है। तो ये था, थोड़ा डिटेल था इसका, ठीक है। और उस सर्जरी को अपन ERCP ही बोलते हैं, राइट। तो ये ERCP क्या है, ये आपको डिस्कवर करना है, इसकी खोज करनी है आपको, ERCP को फुल फॉर्म क्या कहते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे थर्ड नेक्स्ट जो भी है, थर्ड नेक्स्ट एटियोलॉजी अपनी क्या रहती है, राइट। तो नेक्स्ट एटियोलॉजी में आपको लिखना है, अदर कॉजेज ऑफ परफोरेशंस इंक्लूड, अदर कॉजेज ऑफ परफोरेशन इंक्लूड्स infection, right. Other causes of perforation includes infection. अदर कॉजेज क्या है, इन्फेक्शन है। पहले तो एक दो कॉजेज मैंने आपको बताया, नेक्स्ट कॉजेज क्या है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से भी परफोरेशन हो सकता है। सच एज, एग्जाम्पल लिख लेना है, एग्जाम्पल कौन कौन से इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन बताऊं मैं, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, राइट, ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट इन्फेक्शन है साइटोमेगालोवायरस, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, राइट। ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन, साइटोमेगालोवायरस, ये एब्डोमिनल इन्फेक्शन है सारे। ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी कहीं भी हो सकता है, टीबी लंग्स में भी होता है, टीबी इंटेस्टाइन में भी होता है, टीबी लीवर में भी होता है, राइट। तो ये ट्यूबरकुलिन इन्फेक्शन है। इसके बाद सेकेंड इन्फेक्शन है साइटोमेगालो वायरस। तो इस तरह से ये दो क्या हो गए, दो इन्फेक्शंस कंडीशन हो गई जो कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन के लिए दोषी माने जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्रोहन्स डिजीज, राइट। क्रोहन्स डिजीज क्या है, तो क्रोहन्स डिजीज में आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, समझने के पर्पज से बता दे रहा हूँ, बाकी आपको ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, खाली लिखना है, नाम लिखना है, धीरे धीरे बड़े होते जाओगे आप समझ जाओगे। क्रोहन्स डिजीज जो है वो इस तरह से, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनल के अंदर एक इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज का टाइप है। ये क्या है, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज का टाइप है। कौन, क्रोहन्स डिजीज। क्रोहन्स डिजीज में बोल ही रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तो यहाँ लिख भी देता हूँ। आप कहोगे कि सर हमने उसको नाम सुना है, शक्ल से देखा तो नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्रोहन्स डिजीज, क्रोहन्स डिजीज। तो ये आपने शक्ल से इसको देख भी लिया, ठीक है, क्रोहन्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर जो दीवारें हैं, ये इनके अंदर इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड ये है, ठीक है। इंटेस्टाइन जो वो उसके अंदर कॉम्ब लाइक स्ट्रिंग्स बन जाएंगे, ये इस तरह से कॉम्ब्स बन जाएंगी। और ये क्यों बन रही है, एबनॉर्मल बन रही है। ये नॉर्मल तो इसके अंदर सीलिया वगैरह रहती है, लेकिन ये एबनॉर्मली ओवर इन्फ्लामेशन होने के कारण से इस तरह से, और इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज के अंदर आता है। इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज मतलब कि इन्फ्लामेटरी इंटेस्टाइनल डिजीज, तो उसका एक टाइप है ये, ठीक है। क्रोहन्स डिजीज और सीलियक डिजीज और इस तरह से डिजीज रहती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये भी एक ऐसी कंडीशन है कि इस कारण से भी यहाँ पे दीवार पे होल बन सकता है और ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर सकता है। तो अदर कॉजेज ऑफ द पेरिटोनियल, आपने क्या लिखा है, पॉइंट क्या लिखा है, अदर कॉजेज ऑफ द परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन इंक्लूड इन्फेक्शन। उसमें एग्जाम्पल आपने लिखे ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड लिखा साइटोमेगालोवायरस, ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे आप क्रोहन्स डिजीज, इस्चीमिया, राइट। क्रोहन्स डिजीज, क्रोहन्स डिजीज अभी मैंने स्पेलिंग लिखी थी, क्रोहन्स डिजीज, ठीक है। इस्चेमिया, इस्चेमिया, राइट, क्रोहन्स डिजीज, इस्चेमिया। इसके बाद इंजुरी, इंजुरी नेक्स्ट लिखना है आपको, इंजुरी, इंजुरी,
फ्रॉम रेडिएशन थेरेपी, इंजुरी फ्रॉम रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के कारण से इंजुरी हो जाना, कोमा, नेक्स्ट कैंसर, राइट, कैंसर से भी परफोरेशन हो जाता है। नेक्स्ट है स्वेलोड फॉरेन बॉडीज, राइट, स्वेलोड फॉरेन बॉडीज, मतलब कि ऐसा कोई फूड मटेरियल इंजेस्ट हो गया या ओरल कैविटी से फूड इंजेस्ट करते समय कोई ऐसा फॉरेन बॉडी इंजेस्ट हो गया गलती से जो अंदर पेट में जाके इंटेस्टाइन को होल कर रहा है, जैसे कि छोटे बच्चे जो है वो कॉइन्स जो है अपने मुंह में डाल देते हैं और कॉइन्स उनके इंटेस्टाइन में उतर जाता है, राइट। तो इस तरह से कुछ कॉइन हो गया, स्क्रू हो गया, कोई मेटल आइटम हो गया, स्टोन पार्टिकल हो गया कोई, ठीक है, तो वो फॉरेन बॉडी में काउंट होते हैं सब, और वो इंटेस्टाइन के अंदर जाके क्या करेंगे, होल फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन बॉडी के द्वारा पेरिटोनियल फॉरेन बॉडी के द्वारा इंटेस्टाइन का परफोरेशन होना। तो इस तरह से ये इस वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है, आप इसको समझिए और आपका जो भी रिस्पॉन्स है मुझे जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए। डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट, और नेक्स्ट को अपन आगे बढ़ाएंगे इसी तरह से। ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी तक मैंने जो इसमें पढ़ाया है स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन के अंदर हमने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, राइट, डेफिनेशन कोई इसमें पूछता नहीं है, लेकिन डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन भी आप लिख लो, लिखना यदि चाहते हो तो, कि स्मॉल intestinal perforation is a condition, small intestine perforation is a condition in which wall of the small intestine are perforated, right। अब perforated को ब्रैकेट में आप लिख लो होल फॉर्मेशन, एबनॉर्मल होल फॉर्मेशन, राइट, एबनॉर्मल होल फॉर्मेशन इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, लिख लो ब्रैकेट में एबनॉर्मली होल फॉर्मेशन इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, राइट, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। आगे लिखना है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टेंडरनेस, ओके, टेंडरनेस, पेन, intestinal function impairment and peritonitis। तो इस तरह से डेफिनेशन के अंदर हमने कारण और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ दिए हैं, उसका मीनिंग जोड़ दिया है, राइट, ये हो गया डेफिनेशन। तो आज हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी तक की चीजें हमने देखी। कल हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लासेज में हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट विथ नोट्स। ओके, तो अभी तक जो आपने पढ़ा है, जो नोट्स आपने बनाए हैं, वो मुझे एक बार फोटो उसका जरूर भेजें, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, ताकि मुझे समझ में आए कि आप कितना क्लास को कैच कर पा रहे हैं, कितना नोट्स लिख पा रहे हैं, स्पीड्स को कैसे रेगुलेट करना है और कोर्स को कैसे कवर करना है। इस उद्देश्य से मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बनाए गए नोट्स को एक बार मुझे व्हाट्सएप पर दिखाएं। ओके, ऑल द बेस्ट।